हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष साइंस गुरुकुल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा था। क्लास 9th का चैप्टर था ये मोशन। आज हम लोग उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मोशन ऑफ अ एरोप्लेन इन स्पेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, none of the above. So you have to select one option which is a correct one. तो देखिए पिछले क्लास में हमने आपसे बोला था कि अगर जो है मोशन, यहाँ पे हम पहले रिकॉल कर लेते हैं, अगर मोशन लीनियर फॉर्म में हो, किस में हो, लीनियर फॉर्म में, मतलब 1 डायमेंशनल। जैसे हम लोग रोड पे वॉक कर रहे हैं तो वैसे क्या कहते हैं हम उसको, 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। अगर वही मोशन प्लेन में हो, किस में हो, प्लेन में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। ओके, प्लेन मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें जैसे मान लीजिए ये 2 एक्सिस है, कोई स्क्वायर है, उसमें आप क्या कर रहे हो, इधर भी मूव कर सकते हो, इधर भी मूव कर सकते हो। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, ठीक ना। और ये थर्ड क्या है, अगर स्पेस में मोशन हो रहा है, स्पेस में अगर मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला है मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल ऑफ अ 3 डायमेंशनल मोशन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सर्कल। अब देखिए सर्कल में क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए सर्कल है तो या तो ये ऐसे मूव कर सकता है या तो ये ऐसे मूव कर सकता है। तो अगर ऐसे मतलब इसको मान लीजिए ABCD, अगर AB के थ्रू मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हॉरिजेंटल मूवमेंट कहते हैं। और CD के थ्रू मूव कर रहा है तो क्या कह सकते हैं हम लोग, उसको वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं। तो ऐसे मूवमेंट कैसे में आएंगे, ये मतलब 2 डायमेंशनल मोशन में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 2 डायमेंशनल मोशन। अब देखिए एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल समझ लीजिए अगर वो फ्रीली फॉलिंग मूव कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो लीनियर फॉर्म में कर रहा है, उसका और कोई तो एक्सिस है नहीं। तो इसीलिए इसका कौन सा एग्जाम्पल, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक, तो यहाँ से हम लोग मोशन के बारे में 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए। ये सब इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इसको एग्जाम में हो सकता है आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे। ओके, अब देखिए यहाँ पे पिछली बार हम लोगों ने कुछ फिजिकल क्वांटिटी भी पढ़ी थी, जैसे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर एंड वेक्टर के लिए हमने आपको क्या बताया था, तो देखिए स्केलर के लिए मैंने क्या बोला था कि वैसी क्वांटिटी, स्केलर को हमने क्या बोला था, वैसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मनली मैग्नीट्यूड हो, मनली मैग्नीट्यूड। ओके, और जबकि वेक्टर के बारे में क्या बोला था, वेक्टर के बारे में क्या बोला था, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। और देखिए इसमें मैं, अगर मेरे से आप पूछोगे नॉर्मली, तो मैंने आपको एक और बात बताई थी कि इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक ना। तो ये 3 पॉइंट थे वेक्टर के लिए, और जबकि ये 1 पॉइंट किसके लिए था, स्केलर के लिए। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं
कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो स्पीड के पास इससे क्या मतलब है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। ओके, वेलोसिटी क्या है, हमने बोला था वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इसके पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। यस मतलब स्केलर, वी मतलब वेक्टर। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अभी लिख रहे हैं। वेट, तो वेट कैसी क्वांटिटी होती है, वेट होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वेट जो है चेंज होता है, वेट जो है चेंज होता है और मास जबकि चेंज नहीं होता है। तो वेट कैसा है, वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक ना, अगर यहाँ देखिए मास है कहीं, हाँ मास, तो मास कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, मास स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक, अब देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन सीधे सीधे ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब चूंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके अगर हम फॉर्म में देखें तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन के पास भी मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए इन सब चीज़ के बारे में हम इसका डिफिनीशन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप यहाँ पे जानते रहिए। ठीक, अब देखिए टाइम, तो टाइम की बात अगर हम करें तो टाइम कैसा है, टाइम के पास क्या था, मैग्नीट्यूड भी था और इसके पास जो है डायरेक्शन भी था। टाइम कैसा है, टाइम जो है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइम स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, हम लोग करंट की बात कर रहे थे। तो वर्क क्या है, वर्क भी कैसा है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, मोमेंटम कैसा होता है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एनर्जी, एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक ना, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। डेंसिटी, डेंसिटी भी क्या होती है, डेंसिटी इज एन स्केलर क्वांटिटी। ओके, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। टेंशन, टेंशन क्या होता है, अब देखिए टेंशन वो हम लोग पढ़ेंगे। टेंशन जो नॉर्मली एक प्रकार का ये फोर्स होता है, जैसे हम लोग अगर कोई थ्रेड हो, ठीक ना, थ्रेड या फिर रोप हो, तो उसमें हम लोग टेंशन देखते हैं। ठीक, तो टेंशन कैसी क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक ना, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। कि अब जैसे एग्जाम में देखिए, अगर आपको वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से यही कोई 2-4 दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा पेयर स्केलर है, कौन सा पेयर वेक्टर है, तो आप वहाँ पे आराम से टिक लगा सकते हो। बशर्ते आपको उसको ये पता होना चाहिए मेन पॉइंट कि स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ। अच्छा, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था करंट का, बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया था करंट का। तो करंट के पास क्या था, करंट के पास मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था करंट, इसका भी एक आप एग्जांपल लीजिए। इसके पास क्या था, मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था, लेकिन ये क्या नहीं फॉलो कर रहा था, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक, ये इसको भी फॉलो कर रहा था, इसको भी, बट इसको नहीं फॉलो कर रहा था, इसीलिए कैसी क्वांटिटी हो गई थी, ये स्केलर क्वांटिटी कहलाई गई थी। ठीक ना, तो वेक्टर क्वांटिटी को फुलफिल करने के लिए ये तीनों कंडीशन नेसेसरी होते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और फिर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक,
ओके देखिए, अच्छा एक बात और, बहुत बच्चे ये कह रहे थे कि मतलब मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया तब आप लोग जो है, मैं इसलिए बेसिक पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार वो चीज़ समझ में आ गई तब आप लोग को चाहे जितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स दे, कोई भी दे, कहीं किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का दे, आप लोग आराम से कर लोगे। तो आप लोग बेसिक मत भूलिएगा, ठीक ना। इसीलिए हो सकता है मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन घुमा दिया फिर आप लोग मतलब अगर कंसेप्ट नहीं रहेगा तो फिर आप लोग नहीं कर पाओगे। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस एंड देखिए, पहली बात तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे आप लोग अगर स्कूल में क्लास में मान लीजिए अगर टॉयलेट करने जाते होंगे, तो वहाँ पे आप लोग जाते तो ठीक है, जाते वक्त आप लोग गए, घूम फिर के वापस चले आए, तो उस केस में मान लीजिए अगर आपके क्लास से आपका टॉयलेट जो है कितनी दूरी पर है, मान लीजिए 100 मीटर की दूरी पर है, तो आप लोग गए घूमते घूमते, ठीक, और वहाँ से आप लोग वापस आए, तो उस केस में क्या होगा, आप लोगों ने जैसे 100 मीटर गए और 100 मीटर वापस आए, तो उस केस में आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितना है, तो आप लोग कहोगे 200 मीटर। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, तो अब आप लोग का आंसर क्या होगा, तब आप लोगों का आंसर होगा 0। अब देखिए, इसको हम लोग समझते हैं एक और बोर्ड पे समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक ना, पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ठीक। अब देखिए, ए और बी के बीच में पहुंचने के लिए आप किधर से भी आ जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप इधर से घूमते टहलते इधर आ गए बी पॉइंट पे, ठीक। एक ये भी पाथ हो सकता है, एक ऐसा भी है कि भाई आप पूरे देश का चक्कर लगा के तब पॉइंट बी पर पहुंचो, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको डिवाइड कर लेते हैं। सपोज ये आप ए से चले, मान लीजिए आपने यहाँ पॉइंट P1 पर आए, थोड़ा चाय नाश्ता किया, फिर मान लीजिए आप थोड़ा इसको और वो कर दो, ठीक, ओके। फिर आप P1 पे पहुंचे, फिर यहाँ से आप P2 पॉइंट पर आए, P2 मतलब फिर दूसरी जगह नाश्ता पानी किया, फिर आप आए अपने डेस्टिनेशन पॉइंट बी पर, ठीक। अब देखिए, ये जो पाथ है ये भी एक पॉइंट है। मान लीजिए आप यहाँ पर आए P1, P2, P3, P4, ठीक, और फिर आप आए पॉइंट बी पे। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कई सारे तरीके अपनाए। एक ऐसा भी तरीका हो सकता था कि आप डायरेक्ट निकलो और ए से और बी के बीच में पहुँच जाओ, ठीक, एक ऐसा भी पाथ हो सकता था। तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसको P1 P2 की जगह इसको हम लोग दूसरा चीज़ बना लेते हैं, S1 S2 कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। S1 S2, ठीक। देखिए, दो पाथ आपने, तीन पाथ चूज किया, एक क्या A S1 S2 B, दूसरा पाथ क्या किया A P1 P2 P3 P4 और B, और एक क्या था A और B के बीच में डायरेक्ट आपने ट्रेवल किया।
अब देखिए इसका जैसे हम कुछ इसको डिस्टेंस, इसको हम कुछ लेंथ के फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ क्या करते हैं, उसको हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए और S1 का अगर हम डिस्टेंस ले लें फॉर एग्जांपल, तो S1 मान लीजिए 4 मीटर है, ठीक। S1 S2 कितना है, S1 S2 कितना है, ये मान लीजिए है 5 मीटर या फिर 6 मीटर रख लीजिए। S2 और B कितना है, ये बस एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं कि आप लोगों को सही समझ में आ जाए। S2 और B के बीच की डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए 5 मीटर, ओके। अब देखिए एक तो ये पाथ हो गया, अब एक पाथ और हो सकता है क्या, कि आपने इस चीज को कवर किया है, इस वाले पाथ से आए, तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पे समझिए जैसे AP1 की अगर हम बात करें, इधर हम लिखते हैं, अगर AP1 इसको ले लें तो AP1 कितना है, मान लीजिए 5 मीटर है। P1 P2 कितना है, इसको भी 5 मीटर रख लो। P2 P3 कितना है, इसको मान लीजिए 10 मीटर रख लीजिए। P3 P4 कितना है, इसको भी 5 मीटर रख लीजिए। और P4 और B ये डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी है, इसको मान लीजिए 15 मीटर, ठीक। अब देखिए आप लोगों के पास दो पाथ है जाने के लिए, एक A से B पहुंचने के लिए आपने पहले वाले पाथ का यूज़ किया जिसमें A S1 S2 होके B पर आए। दूसरा पाथ क्या है, जहाँ पे आपने A P1 P2 P3 P4 होके तब B पर पहुँचे, ठीक। तो अब हो सकता है ना कि आप लोगों को इसमें डिस्टेंस अलग, इसका लेंथ अलग अलग हो। अब लेंथ अलग अलग का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछा कि भाई ये बताओ कि यहाँ A से लेकर B तक आने में आपने कितना लेंथ कवर किया, आपने कितना लेंथ कवर किया A से B आने में, तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर A से B आने पे आपने कितना लेंथ कवर किया, तो आप क्या बताओगे, AS1 प्लस S1 S2 प्लस S2 SB, ठीक। इन लोगों को जोड़ दीजिए, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये कितना है 5 मीटर, कितना हो जाएगा ये 15 मीटर। मतलब कि जिसने भी ये वाला पाथ फॉलो किया उसको A से B के बीच में आने में कितना टाइम लगा, उसको लगा उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 15 मीटर। अब देखिए जिसने भी पाथ A P1 P2 P3 P4 और B तक गया उसको कितना कवर करना पड़ा होगा, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ हमको कितना कवर करना पड़ा होगा A से B आने के लिए। ये पाथ 1 मान लीजिए, इसको, इस वाले को पाथ 1 कर लीजिए, ये पाथ फर्स्ट, ये पाथ सेकंड है, और ये कौन सा पाथ है, ये पाथ थर्ड, ठीक। तो ये कौन से पाथ का डिस्टेंस कवर किया उसने, पाथ फर्स्ट का, ठीक। और यहाँ पे ये क्या है, पाथ थर्ड है। तो पाथ थर्ड के लिए अगर A और B के बीच में जाना हुआ तो कितना है, पहले वो A से P1 पॉइंट पर आया, फिर P1 से P2 पॉइंट पर गया, P2 से P3 पॉइंट पे, P3 से P4 पॉइंट पे, P4 से B के बीच में गया, B तक गया। तो अगर इसको हम सब यहाँ पे ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, AP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4 प्लस P4 और B, P4 B, ठीक।
तो अगर इसको ऐड करिए तो कितना है 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 15 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 5 5 10 20 एंड 20 40 मीटर। ठीक, अब देखिए मतलब इनके पास ज़्यादा टाइम था, ये अपना घूम फिर के इन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर का। इनके पास कम टाइम था, इन्होंने 15 मीटर का किया। अब देखिए कुछ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टाइम को बचाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ, ये क्या किया इन्होंने ए से बी डायरेक्ट, इन्होंने कहीं अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। और इसका जो मान लीजिए डिस्टेंस है वो हम क्या कर सकते हैं 10 मीटर। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग क्या लिख दें 10 मीटर। मतलब कि जो पाथ 2 है ए बी के जाने के लिए, पाथ 2 ए और बी के बीच में जाने के लिए उसने कितना कवर किया, उसने किया 10 मीटर। ठीक, अब देखिए तो उसने जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो किया ना वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल विच फॉलो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब डिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं है, डिस्टेंस के साथ क्या आप जितना भी दूर तक जाओ, जहाँ तक जाओ सभी को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। ठीक ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, ओके। तो अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि इसको हम लोग कैसे मतलब ये पहले अभी बेसिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझने के लिए, तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब और मैं डिफरेंस बताता हूँ, इसी में बताऊँगा। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बच्चा ए से निकला पॉइंट बी पे, अब बी से जो है मान लीजिए फिर से वो वापस ए पर आया। फॉर एग्जांपल फिर से उसने क्या किया, ए से घूमते घूमते सभी ने बी पॉइंट पर आया और फिर ये क्या किया बी से वापस होके अपने अपने पाथ होके फिर से पॉइंट ए पर आ गए। ठीक, फिर से पॉइंट ए पर आ गए। तो ये तो हुआ ए से बी के, अब फिर से अगर उसने बी टू ए आया, वो बी टू ए आ गया, अभी क्या है, ठीक, बी टू ए आ गया। अब देखिए पाथ मान लीजिए वो लोग एक ही मतलब जिस पाथ से वो लोग आए थे वही पाथ फिर से वो लोग चूज कर रहे हैं। ठीक ना, ए टू बी फिर बी टू ए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट स्टूडेंट्स विच इज फॉलोइंग द पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3, ठीक ना, तो देखिए अगर मैं आपसे बोला कि पाथ 1 2 3 में अगर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो अब यहीं पे समझते हैं कि इसको मैं रफ कर देता हूँ, तब यहीं इसको मैं समझाता हूँ। तो इसको आपने नोट कर लिया ना, यहीं पे समझाऊँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए जब हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या देखा था
जब ये मतलब ए से बी जब वो स्टूडेंट जा रहा था तो उस टाइम पे जो पाथ 1 था उसका कितना था, पाथ फर्स्ट था जाने के टाइम पे कितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया था, तो इसका आया था 15 मीटर आई थिंक आया था ना, वेट ओके। तो इसको पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर जो भी पाथ फर्स्ट था वहाँ पे जितना उसने डिस्टेंस कवर किया था, ठीक, और ये जो पाथ सेकंड था उसने जितना डिस्टेंस कवर किया था, फिर ये क्या था पाथ सेकंड की इसमें इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया था, और पाथ थर्ड से भी उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया था, ये पाथ थर्ड था ना, ठीक। अब क्या किया उसने, वापसी की बी से ए की तरफ, ठीक। तो अगर वो बी से ए की तरफ वो वापस जा रहा है तो अगर उसका टोटल डिस्टेंस जो भी कवर होगा, उसका जो ये टोटल डिस्टेंस जो भी कवर होगा, जैसे अगर पाथ थर्ड के लिए हम ले पाथ, यहाँ पे पाथ फर्स्ट कितना था, पाथ फर्स्ट था टोटल 15 मीटर था, ठीक, जाने के टाइम पे। पाथ थर्ड का कितना था, 40 मीटर था, और पाथ सेकंड का कितना था, सॉरी, पाथ सेकंड का कितना था, 10 मीटर था, ठीक ना। अब देखिए अगर वो वापस गया पाथ ए के थ्रू, पाथ फर्स्ट के थ्रू अगर वो वापस गया, तो फिर से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ये ए बी था ना, फिर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर जब वो बी से ए की तरफ गया, ठीक। पाथ 2 में अगर हम बात करें तो अगर मैं इसके यहाँ पे ये ए बी के थ्रू गया था ना, ए टू बी गया था, ये यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 10 मीटर जब ये बी से ए की तरफ गया। पाथ 3 में कितना था 40 मीटर, ठीक। ये कब से कब गया था, ये ए टू बी गया था और ये वापसी के टाइम का है बी टू ए, ठीक। अब देखिए इन तीनों के रिस्पेक्ट में हम लोग बताएंगे कि इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ टोटल डिस्टेंस, अगर मैंने आपसे यहाँ पे बोला टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो जितना पहली बार में गया वापस उतना आया, तो ये हो जाएगा 30 मीटर, ठीक। यहाँ पर भी अगर मैं आपसे पूछा टोटल डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर, ठीक। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 40 + 40 = 80 मीटर, ठीक। देखिए ये हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तीन के तीनों पाथ में कितना हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट तीनों में कितना हो जाएगा 0। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा
0। ओके, तो इसका मतलब हम लोग क्या यहाँ से समझे कि कोई भी पाथ हम लोग चाहे जिस पाथ से जाएं, ठीक, अगर हम लोग सेम पॉइंट पे आके वापस आ गए तो उसका डिस्टेंस तो ऐड होगा जितना भी आपने पाथ कवर किया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, आप कोई भी पाथ कोई भी रूट कवर करिए, लेकिन आपसे अगर कोई डिस्टेंस पूछेगा तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप फिर से वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ गए तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये था डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ठीक ना, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसमें हम लोग थोड़ा डिफरेंस इसका क्या होता है, दोनों के बीच के 3-4 डिफरेंस देख लेंगे, फिर जो है इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, तो आप लोग इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। ओके, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए, इन दोनों के बीच के हम लोग कुछ डिफरेंस देखेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस, इसको हम लोग स्मॉल d से दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था, तो ये क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है इट इज एक्चुअल पाथ, और लेंथ covered by a body or object is known as distance। ओके, ठीक, जबकि ये क्या है, इधर क्या होता है, इट इज ए शॉर्टेस्ट लेंथ, या फिर आप कह सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लेंथ, कुछ भी कह सकते हो आप, कवर्ड बाय ए बॉडी और ऑब्जेक्ट। ओके, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस का क्या होता है, कितने भी पॉइंट हों इसमें हमेशा क्या होगा, ऐड ही होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग डिस्टेंस को दिखाएं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, देखिए,
अच्छा, एक बात और इसमें हम लोग लिख सकते हैं, सपोज अगर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा तो हमेशा याद रख लीजिएगा, कोई भी जैसे पोजीशन हुआ तो इसको आप एक यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि यक्स फाइनल माइनस यक्स इनिशियल। देखिए इसको आप लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे बुक में आप देखोगे वो x2 माइनस x1 लिखते हैं, ठीक ना, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि x2 क्या है, x1 क्या होता है। हमेशा आप लोग डिस्प्लेसमेंट के केस में याद रखिएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक। इसका हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, तो अभी के लिए आप इसको याद रखिएगा। तीसरा क्या है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इट इज़ एन स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट इट इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी। अभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराया था, उसमें भी देखा था। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अच्छा, दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। बोथ हैविंग सेम एसआई यूनिट, ठीक ना, मीटर। तो इसका एक सिमिलैरिटी भी है कि बोथ हैविंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब कि इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ डायरेक्शन, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज एसोसिएटेड विथ डायरेक्शन, ठीक। इसी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक। तो इन दोनों का डिफरेंस आप जो है लिख लो। इसमें सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, वो मीटर होता है। ये भी मीटर में लिया जाता है और इसको भी हम लोग मीटर में ही इसको करते हैं, ठीक। अच्छा, एक और इसमें डिफरेंस लिख लीजिए, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए फिर, ठीक। या फिर यहीं नीचे लिख देता हूँ इसको, जगह है क्यों, एक जगह रहेगा सही रहेगा। क्या होता है कि डिस्टेंस is always greater or equal to displacement। देखिए ये जो साइन होता है, जिसकी तरफ मुंह इसका खुला रहता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर, और नीचे जो साइन लगाते हैं एक एरो, उसका मतलब होता है क्या, इक्वल, ठीक। तो इसीलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जबकि इधर हम लोग क्या से लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। वही मीनिंग हुआ, बस आप लोग डिफरेंस में लिख सकते हो बस, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आप देखिए तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल अगर नोटेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अगर दो पॉइंट के बीच का अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं, मतलब डिस्टेंस देख रहे हैं, और जबकि यहाँ पे क्या होगा, ए बी के ऊपर क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर कैसा होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब इसके डिफरेंसेस हैं। तो आई होप टुडे यू हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इससे रिलेटेड और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस आए होंगे। तो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।